हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विथ मैथ शोभित रावत में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के मैथ के चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। अब आप वास्तविक संख्याओं के बारे में जानने से पहले ये जान लो, कक्षा 9 में आपने जैसे पढ़ा है दो संख्याओं के बारे में। जैसे आपका एक होता है परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या। तो पहले हम जानेंगे परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। हाँ तो दोस्तों, वे संख्याएं जिन्हें p अपान q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिन्हें p अपान q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन जहाँ पर q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी आपका जो q होता है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपका p क्या है, अंश है, q क्या है, हर है। तो p आपका कुछ भी हो लेकिन q आपका 0 नहीं होना चाहिए। अब जैसे कुछ उदाहरण हम देख रहे हैं, यहाँ पर आपका एक उदाहरण लिया गया है 1/2। हर क्या है, 2 है ना। इसका हर अगर आप चाहो तो बट्टे में 1 लगा सकते हो, तो ये भी आपका p अपान q के रूप में हो जाएगा। इसका भी हर आप 1 लगा सकते हो बट्टे में, तो ये भी आपका p अपान q के रूप में हो जाएगा। ये 5/7 तो लिखा ही गया है, यानी हर में आपका 7 लिखा गया है। p अपान q के रूप में ये सभी संख्याएं बन जाएंगी, इसलिए यह कहलाएगी आपकी परिमेय संख्या। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। हाँ तो दोस्तों, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें p अपान q के रूप में न लिखा जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कुछ उदाहरण लेकर चलते हैं हम। जैसे आपके पास मान लीजिए दिया गया है √2। क्या, √2। अब इसका मान दशमलव में क्या होता है आपका 0.414। क्या होता है 0.414। और ये आपका ऐसे ही आता जाता है 414 414 414 डैश डैश अनंत तक जाएगा। अब क्या आप इसे p अपान q के रूप में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हम जानते हैं दशमलव के बाद यहाँ पर कितनी संख्या है ये तो पता नहीं है हमें। अगर आपको पता हो, जैसे यहाँ पर आपका लिखा गया 0.5, आपको इसे भिन्न बनाना है यानी p अपान q के रूप में लेके जाना है, तो 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे, तब ऊपर आपका हो जाएगा दशमलव, इधर आ गया 5 के बाद, ऊपर आपका 5 बच गया, नीचे 10 काट दो, 5 के 5 5 दूनी 10। ये बन जाएगा आपका 1/2, यानी इसको आप p अपान q के रूप में ले सकते हो, इसलिए आपकी यह बन जाएगी परिमेय संख्या। लेकिन जो आपका दिया गया है √2 का मान 0.414, ऐसे करके आपका अनंत तक जाएगा। आपको पता नहीं है दशमलव के बाद कितनी संख्या है। अगर पता होता तो उतने 0 वाली संख्या से आप ऊपर नीचे गुणा करके भिन्न में चेंज कर लेते। जब भिन्न बन जाता तो आपका परिमेय संख्या हो जाती। तो इस तरह की संख्याएं जो आपकी रूट होती हैं, यानी जिनका रूट का मान आप ना निकाल सको, रूट का मान तो निकाल सको लेकिन पॉइंट में आपका चला जाता है ना, तो इसीलिए आपकी, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया है √3। क्या लिया है, √3। अब इसे आप लिखोगे 1.732, ऐसे करके ये डैश डैश आगे तक जाएगा। तो आपको ये नहीं पता कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं आपकी, नहीं तो उतनी संख्या वाले 0 से ऊपर नीचे गुणा करते तो आपका ये भिन्न बन जाता। तो आपकी वे संख्याएं जिन्हें p अपान q के रूप में ना लिखा जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। या वे संख्याएं जिनका आप वर्गमूल ना निकाल सको। वर्गमूल अगर आप निकालो तो पूर्ण संख्या ना आए, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी, आपकी अपरिमेय संख्या। अब देखिए, ये आपकी हो गई परिमेय संख्या, ये होगी हमारी अपरिमेय संख्या। अब जैसे आपके पाठ का नाम है वास्तविक संख्या, तो हमने हेडिंग बनाई वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। तो आपने अभी जो पढ़ा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इनका अगर आप समूह निकालते हो, यानी वे संख्याएं जो परिमेय भी होती हैं और वे संख्याएं जो अपरिमेय भी होती हैं, दोनों को अगर मिला दोगे तो जो आपका समूह बनेगा वही कहलाएगा वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्याओं में आपका परिमेय भी आता है, अपरिमेय भी आता है। यानी आपका 1/2 भी हो सकता है, √2 भी हो जाएगा, √3 भी हो जाएगा। उसके बाद आपका मान लीजिए 2/7 दिया गया, तो ये भी आपका वास्तविक संख्या कहलाएगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में आपको आगे बढ़ना है भाग विधि द्वारा मासा ज्ञात करना। यानी आपको अगर दो संख्याएं दे दी जाएं और बोली जाए कि इनका आप मासा निकालो, तो भाग विधि द्वारा आप उनका मासा कैसे प्राप्त करोगे, हमें ये देखना है। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है 4, 16, आपसे कहा जाएगा कि इन दोनों संख्याओं का मासा क्या है। तो भाग विधि का आप जब प्रयोग करोगे तो बड़ी संख्या में आप लगाते हो छोटी संख्या का भाग, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग। ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो, 7 में, 8 में, 9 में, ठीक है। तो आप बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाते हो। बड़ी संख्या हो गई 16, छोटी संख्या क्या है आपकी 4। भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 चौका 16। देखो पूरा का पूरा कट गया। जब पूरा का पूरा आपका कट जाए तो आप जिससे भाग दे रहे हो, यानी आपका जो भाजक है, यही आपका मासा हो जाएगा। तो यहाँ पर मासा बराबर क्या हो गया, मासा बराबर आ गया हमारा 4। जैसे मान लीजिए आपको मासा निकालना है 25 और 105 का, 25 और 105 का मासा निकालना है। तब क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दोगे आप। बड़ी संख्या क्या है 105 है, छोटी संख्या क्या है 25। भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा
4 बार, 25 चौका 100, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ से फिर आप घटाओगे तो 5 आ गया, कटम फुट, देखो पूरा नहीं कटा, एक बचा है ना। तो अब जो बच रहा है इसका भाग आप लगा दो 25 में, यानी ये जो आपका भाजक पहले वाला था इसको यहाँ पे लग दो और 5 से जो आपका शेषफल आया था उसी से भाग लगा दो। कितनी बार जाएगा? 5 बार, 5 × 25 पूरा का पूरा कट गया, यानी आपको अब आगे काम करने की जरूरत नहीं है। तब आपका ये जो भाजक है यही हो जाएगा मासा, यानी इनका मासा क्या है? मासा बराबर 5। आगे देखते हैं। जैसे हमें 16 और 258 का मासा निकालना है, 16 और 258 का मासा ज्ञात करना क्या आएगा? तो इसमें बड़ी संख्या क्या है भैया? 258 है ना, तो 258 में आप 16 का भाग लगा दो। 16 का नम 16, कितनी बार जाएगा? एक बार। 16 का नम 16, 9 25, ये कट गया आपका, उतार लिया हमने 8, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 8 में 6 गए 2, ये आपका कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपका लास्ट में बच क्या रहा है? 2 बच रहा है ना, तो आप इस 2 का भाग लगा दो जो आपका पहले वाला भाजक था। तो 2 का भाग हमने 16 में लगा दिया, कितनी बार जाएगा? 8 बार, तो 2 8 16, अब पूरा का पूरा कट गया। तो जो आपका लास्ट भाजक बचता है वही हो जाता है मासा, यानी यहाँ पर हमारा मासा बराबर क्या आ गया? 2। ये आप सब ये पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो, बस मैं थोड़ी जानकारी के लिए आपको बता रहा था। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके चैप्टर में नई विधि आ रही है, आपकी नई टॉपिक आ रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, हमें ये देखना है ये क्या है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी आपका मासा निकालने का एक तरीका होता है। तो यूक्लिड विभाजन की परिभाषा क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो आपका होता है, चरणबद्ध तरीके से मासा ज्ञात करना ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। चरणबद्ध तरीके से मासा ज्ञात करना ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। अब ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, हमें देखना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप क्या करते हो? मासा निकालते हो। जैसे हमारे पास 2 संख्याएं दी गई हैं आपको, 25 है और 35, आपको इनका मासा निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के तरीके से। तो करोगे क्या आप? ये आपका होता है चरणबद्ध तरीका, ठीक है। तो 35 आपका बड़ा है 25 से, आपको काम क्या करना है? वही भाग विधि। सबसे पहले आप भाग विधि से इसका मासा निकाल लो, फिर उसे चरणबद्ध तरीके से सेट कर डालो। तो चलिए देखिए क्या होगा। तो बड़ी संख्या आपकी 35 है, तो 35 में हम भाग लगाएंगे 25 का, 35 भागे 25। अब 25 से भाग लगा दो 35 में, कितनी बार जाएगा? एक बार। 25 का नाम 25, बचा कितना आपका? 5 में 5 गए 0, 3 में 2 गए 1, कितना बच गया? 10 बच गया ना। अब ये जो आपका शेषफल आया है इससे आप भाजक में भाग लगा दो, शेषफल से भाजक में भाग लगा दो। 10 यहाँ पर आपका, ये 25 उठा के हमने यहाँ पर लिख दिया, कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो 10 दूना 20। अब क्या बचा? 5 बच गया, ये कट गया आपका। अब जो शेषफल आया है उससे अगले भाजक में भागफल लगा दो आप। तो 5 से इस 10 में भाग लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10, पूरा का पूरा कट गया, यानी इसके आगे आपको काम करने की जरूरत नहीं है। तब आपका ही मासा 5 हो जाएगा। मासा बराबर क्या? 5 आ गया आपका। लेकिन हमें यहाँ पर यूक्लिड विभाजन लगाना है। तो यूक्लिड विभाजन आपका जो होता है चरणबद्ध तरीके से मासा ज्ञात किया जाता है। हाँ, तो जैसे आपका पहला चरण यहाँ पर किया क्या गया है, लिखेंगे पहला चरण बराबर, देखिए इसे करेंगे कैसे वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे अगर ये आपका 35 लिखा गया है, क्या है? 35 है ना। अब यूक्लिड विभाजन के पहले चरण पर हम बढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं बगल में। हाँ तो दोस्तों, जैसे हम जानते हैं एक सूत्र जो कि आप पिछली कक्षा में पढ़ के आए हो, भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है भैया? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये नियम होता है आपका जो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है। अब ये नियम एक हम सवाल पर लागू करके देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको भाग देना है 15 से 35 में, 15 से 35 में भाग देना है। तो करेंगे कैसे आप? तो 35 भागे 15 लिख दिया हमने, 15 दूनी 30, ठीक है। 5 आ गया शेषफल, ये कट गया। तो आपका ये जो होता है भाज्य होता है, यानी भाज्य हमने लिख लिया 35 बराबर भाजक कितना है आपका? 15 है ना। 15 गुणे भागफल, यानी कितनी बार गया है? 2 बार, ये लिखा, प्लस शेषफल कितना है आपका? 5 आया है। तो अब ये हल कर डालो आप, देखो यही आएगा कि नहीं आएगा? 15 दूनी 30, 5 35। तो हमारा एक नियम होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये नियम आप नोट कर लो। अब चलते हैं आपके पहले चरण के बारे में।
हाँ तो दोस्तों यहाँ पे हमने 35 और 25 का मासा निकालने के लिए प्रयास किया और भाग विधि से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब आपको लिखना है पहला चरण। देखिए यहाँ पर आपने पहला काम किया क्या, 25 से 35 में भाग लगाया, कितनी बार गया, एक बार गया, शेषफल कितना आ गया, 10 आ गया आपका। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा। तो पहला चरण जो आप लिखोगे, पहले चरण में करना क्या रहेगा, वही सूत्र लगाओ आप, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर आपका भाज्य क्या है, पहले स्थान पे 35 है ना, तो हम जानते हैं भाज्य बराबर आपका होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आपका नियम होता है। तो यहाँ पर आपका भाज्य क्या आया है, 35 है, बराबर भाजक यानी किससे भाग दे रहे हो, 25 से भाग दे रहे हैं, भागफल कितनी बार लेके गए हो, एक बार, प्लस शेषफल, शेषफल कितना आया है, 10 आया है। तो ये हो गया हमारा पहला चरण। इसके बाद लिखना पड़ेगा दूसरा। हाँ तो दोस्तों देखिए दूसरा चरण क्या है, पहले चरण में आपने क्या किया, 35 में 25 से भाग लगाया और आपका पहला चरण आ गया भाज्य बराबर यानी 35 बराबर भाजक 25 गुणे भागफल 1 प्लस शेषफल, वो आपका आया था कितना, 10 आया था। अब दूसरा चरण में आपने क्या किया, दूसरे चरण में आपने 25 में 10 से भाग लगाया, शेषफल आ गया 2, भागफल आ गया 2, शेषफल आ गया कितना, 5। तो दूसरे चरण में आपका लिखा जाएगा भाज्य बराबर, अब इसमें भाज्य क्या है, 25 है तो हमने लिख लिया 25 बराबर भाजक, भाजक यानी किससे भाग दे रहे हो, 10 से भाग दे रहे हैं, गुणे भागफल, भागफल क्या है 2 प्लस शेषफल, शेष कितना आया है, 5 आ गया। ये हो गया हमारा दूसरा चरण। अब इसके बाद देखिए दूसरे चरण में आपका पूरा का पूरा कटा नहीं है, अगर पूरा का पूरा कट जाता तो तीसरे चरण पर जाने की आवश्यकता ना होती, लेकिन कटा नहीं इसलिए आपका तीसरा चरण भी काम किया है। तो आगे देखिए तीसरा चरण क्या होगा। हाँ तो दोस्तों तीसरे चरण में देखिए क्या किया है आपने, 10 में 5 से भाग लगाया, भागफल आया है 2, शेषफल आया है 0, यानी यहाँ पर आपका भाज्य क्या है, भाज्य हमारा 10 है, भाजक 5 है, गुणे भागफल 2 है प्लस शेषफल 0। तो जहां पर शेषफल 0 आ जाए, जहां पर शेषफल 0 आ जाए वही का भाजक माशा होगा, वहीं का भाजक मासा होगा। तो जहां पर शेषफल 0 आ जाए वहीं का भाजक मासा होगा। अब हमने ये जो काम किया है, अगली सवाल थोड़ा सवाल में लगा के देखते हैं तो आपको वहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा, अगर यहाँ पे नहीं आया है तो। ठीक है, अब देखिए आपका उदाहरण लेकर चल रहे हैं। उदाहरण नंबर पहली सवाल आपकी देखो क्या है। हाँ तो दोस्तों आपका उदाहरण नंबर पहली सवाल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 420 और 130 का मासा ज्ञात करें। तो करना क्या रहेगा आपका, हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन जो आपका होता है चरणबद्ध तरीके से मासा ज्ञात करने का नियम होता है। यहाँ पर आपको ये नहीं कहेगा कि आप भाग विधि से लगाओ, भाग विधि से आपको लगाना नहीं है, सवाल जो आपकी आएगी वो उसमें आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ही प्रयोग करना है, यानी चरणबद्ध तरीके से। ठीक है, तो इसके लिए आप करोगे क्या, सबसे पहले हम भाग विधि लगा के बगल में हल कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इसमें देखिए आपका 420 बड़ा है, 130 छोटा है, तब आप 420 में 130 से भाग लगाओगे। 420 भागे 130 कितनी बार जाएगा, पहली बार। देखो 130 का एक बार लेकर जाओगे तो 130 होगा, 130 को 2 बार लेकर जाओगे तो छोटा रहेगा, 130 को 3 बार लेकर जाओगे तो 13 3 39 390 आएगा, वो ठीक रहेगा। 130 को 4 बार लेकर जाओगे तो 13 चौका 52, जो कि 42 से ज़्यादा हो जाएगा। एक काम करते हैं 3 बार लेके जाते हैं, 3 बार लेके गए तो 390 आ गया, 3 0 के 0, 3 3 का 9, 3 1 9 3, घटा लो 0, 12 में से 9 गए 3, ये आपका कट गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर आपका ये 0 नहीं आया, जब 0 नहीं आया इसका मतलब आपको इससे भाजक में भाग लगाना है। तो 30 हमने यहाँ पे लिखा और आपका भाजक अगला क्या है, 130 था, 130 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब 30 से आपका 130 में कितनी बार भाग जाएगा, 3 3 का 9 आपका 90 आएगा, 3 चौका 12 120, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 धम्मा 30। एक मिनट, हाँ देखिए 30 का आप जब 4 बार गुणा करोगे तो 120 आएगा, यानी 30 चौका 120, 30 पंचे कितना होगा आपका 150 हो जाएगा, यानी हमें 4 बार लेके जाना है। 30 चौका 4 चौका 0, 4 3 12, 120 आ गया आपका। भाग लगाओ, ओ घटा लो 0, 3 में से 2 गया 1, ये आपका कटम पुट। अब भी देखो आपका ये 0 नहीं आया, पूरा का पूरा नहीं कटा, यानी फिर से भाग लगाओगे तो अब इस शेष फल से
इस वाले भाजक में भाग लगा दो, 30 में 10 का भाग लगाएंगे तो 10 तिहाई 30। अब देखो आपका पूरा का पूरा कट गया, पूरा का पूरा कट गया। जब पूरा का पूरा कट जाए तो आपको वहीं से आगे काम करना बंद कर देना है। इतना करने के बाद अब हम चलेंगे यूक्लिड विभाजन के तरीके पे। करते क्या हो आप यूक्लिड विभाजन में? चरण फर्स्ट लिखते हो। चरण फर्स्ट में क्या करोगे आप? पहला काम जो किए हो, हमने पहला काम क्या किया, 420 में 130 से भाग दिया, 3 बार गया है, 30 शेषफल आ रहा है, यानी आपका भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। वो नियम लगाओ। भाज्य क्या है आपका? 420 बराबर भाजक 130 गुणे भागफल जो आया है आपका 3 प्लस शेषफल कितना आया था? 30 आया था। ये आपका चरण फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पर देखो 30 नॉट इक्वल्स टू 0, यानी आपका 30 जीरो नहीं आया है। अगर 30 जीरो आया होता तो आगे काम करने की जरूरत तो थी नहीं, लेकिन 30 जीरो नहीं आया इसलिए आप चरण सेकंड भी लगाओगे। तो लिखेंगे चरण सेकंड में क्या किया आपने? देखो चरण सेकंड में हमने 130 में 30 से भाग लगाया, 4 बार गया है, 10 शेषफल आ रहा है। तो आप फिर से लिख दो वही काम, भाज्य 130 बराबर भाजक जो कि है आपका 30 गुणे भागफल 4 आया है प्लस शेषफल 10 आया है। अब यहाँ पे देखो आपका जो 10 आया था ये भी पूरा का पूरा नहीं कटा था, यानी 10 नॉट इक्वल्स टू 0, 10 जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए अब आपको चरण 3 में जाना पड़ेगा। चरण थर्ड क्या हो जाएगा आपका? तीसरे वाले में आपने क्या काम किया है? 30 में 10 का भाग लगाया है, 3 बार गया है और पूरा का पूरा आपका कट गया, यानी शेषफल 0 आ रहा है यहाँ पे। तो भाज्य आपका हो जाएगा 30 बराबर भाजक 10 गुणे भागफल 3 प्लस शेषफल 0। अब यहाँ पर देखो शेषफल जब 0 आ गया तो आप आगे बढ़ना बंद कर दोगे, और जहाँ पर आपका शेषफल 0 आ जाए, ये आपने लिखा है, जहाँ शेषफल 0 आ जाए वहीं का भाजक मासा हो जाएगा। यानी आपका मासा बराबर क्या आ गया? मासा बराबर है आपका 10, और ये रहेगा हमारा आंसर। हाँ तो दोस्तों आपकी उदाहरण नंबर 2 की सवाल है, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 65 और 117 का मासा निकालना है आपको। ठीक है, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 65 और 117 का मासा ज्ञात करना है। तो जब भी इस तरह की सवाल आपकी आती है तो करते क्या हो? सबसे पहले हम भाग विधि द्वारा इसका मासा प्राप्त कर लेंगे। तो भाग विधि कैसे लगाओगे आप? बड़ी संख्या में छोटी से भाग देते हो, तो बड़ी संख्या आपकी है 117, छोटी संख्या 65 है, इसलिए आप 65 से भाग लगाओगे। एक बार जाएगा 65 का नाम, 65 घटा लो, 17 7 में 5 गया 2, 11 में 6 गया 5। अब देखो आपका ये भाग शेषफल जो आया है 0 के बराबर नहीं आया है, इसलिए आप अगले चरण में काम करोगे। तब हम 52 से भाग देंगे इस भागफल भाजक में। भाजक आपका क्या था? 65, तो कितनी बार जाएगा? 52 एक नाम 52, ये हमने लिख लिया 52। अब घटा लो, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1। अब ये आपका 13 जो आया है 0 के बराबर नहीं आया। जब 0 के बराबर नहीं आया तो इस 13 से आप भाग दोगे अगले भाजक में, वो क्या था आपका 52, तो 13 का नाम 13, 13 चौका 52। अब देखो पूरा का पूरा कट गया ना। जब पूरा का पूरा कट जाए तो वही आपका भाजक जो रहेगा लास्ट वाला, वही आपका हो जाएगा मासा, वही आपका, यानी 13 क्या हो जाएगा हमारा? मासा हो जाएगा। अब इसे यूक्लिड विभाजन की विधि में प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन यानी चरणबद्ध तरीके से मासा ज्ञात करना। तो पहला चरण लिखेंगे, पहला चरण बराबर, आप जानते हो सूत्र क्या? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो पहले चरण में आपका भाज्य क्या था? 117 था, बराबर भाजक 65 है, गुणे भागफल 1 है, प्लस शेषफल क्या आया था? 52 आया था। अब देखो यहाँ पर आपका 52 नॉट इक्वल्स टू 0, यानी 52 0 के बराबर नहीं है, इसलिए आप दूसरा चरण लेके चलोगे। तो लिखेंगे दूसरा चरण। अब दूसरे चरण में आपने क्या किया? दूसरे चरण में हमने 65 में 52 से भाग दिया, भागफल 1 आया, शेषफल 13 आया, यानी ये भी आपका हो जाएगा भाज्य जो आपका है 65 बराबर भाजक वो है आपका 52 गुणे भागफल 1 है प्लस शेषफल 13 है। ये दूसरा चरण हो गया। अब देखिए दूसरे चरण में आपका 13 जो लास्ट में शेषफल आया है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए आप हम लेकर चलोगे तीसरा चरण। तो लिखेंगे तीसरा चरण। अब देखिए तीसरे चरण में आपने क्या किया है? तीसरे चरण में हमने 52 में 13 से भाग लगाया,
भागफल आपका आया है 4 और शेषफल क्या आ गया 0। तो भाज्य यानी आपका हो गया 52 बराबर भागफल 13 गुणे भाज्य बराबर भाजक 13 गुणे भागफल 4 प्लस शेषफल क्या है 0। अब देखो लास्ट में जब 0 आ गया आपका तो हमारा एक नियम होता है जो हर सवाल में हम लास्ट में लिखते हैं, जब शेषफल 0 आ जाए, जब शेषफल 0 आ जाए तो अंतिम वाला भाजक ही माशा होगा, अंतिम वाला भाजक ही माशा होगा। यानी माशा बराबर क्या आपका अंतिम भाजक क्या है 13 है ना, तो माशा बराबर हमारा आ गया 13। वैसे तो आप भाग विधि से आराम से निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपसे कहेगा यूक्लिड विभाजन लगाओ, तो इस तरह से भाग विधि निकालने के बाद आपको हमें यूक्लिड विभाजन में इस तरह से लगा देना है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। अगर तीसरे चरण में भी आपका ये 0 के बराबर ना आया होता तो हम चौथा चरण लेके चलते। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। धन्यवाद।